क्या हाल चाल डेवलपर्स। हाँ, तो मैं फिर से आ गया एलएलडी का पार्ट 2 लेके, और इस वे हम ओप्स के बारे में बात करेंगे। और ओप्स ही क्यों, तो देखो यार, एलएलडी में जब भी हम सिस्टम डिजाइंस वगैरह बनाते हैं, यूएमएल डिजाइंस वगैरह ना, तो हम ज़्यादातर क्लास बेसिस का ही यूज करते हैं। तो और क्लास बेस पे काम करना है तो ओप्स आना चाहिए, ठीक। तो समझो कि ओप्स क्लास एक सिमिलर चीज़ें ही हैं। लेकिन देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि एलएलडी का मतलब क्लास या ओप्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। बस समझो कि ओप्स एक कॉन्सेप्ट है जो एलएलडी में काफ़ी यूज होता है। और हाँ, ओप्स को इसीलिए बनाया ही गया था ताकि हम स्केलेबल कोड लिख सकें। सिर्फ स्केलेबल नहीं, स्केलेबल और मेंटेनेबल कोड। स्केलेबल से मतलब ये है मेरा, कि अगर तुम्हें कोई भी फीचर ऐड करनी हो, नई फीचर ऐड करनी हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में या फिर एग्जिस्टिंग कोड में, तो तुम्हें ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े। कम से कम चेंजेस में तुम्हारी वो जो कोड है या वो नई फीचर है वो लग जाए, और ज़्यादा एरर्स भी ना क्रिएट करे। और मेंटेनेबिलिटी से मतलब है, तुम्हें पता हो यार, आसानी से मेंटेन किया जा सके, इजी टू रीड हो, ताकि कोई डेवलपर नया आए जो तुम्हारी टर्मिनोलॉजी को समझ सके। तो यही की चीज़ है ओप्स कॉन्सेप्ट में, और इसीलिए ओप्स कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और एक चीज़ था, ओप्स कॉन्सेप्ट को हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे वीडियो में, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं ठीक देखने को। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, हम इस वीडियो में ओप्स कॉन्सेप्ट और क्लास की जो चीज़ें हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं कह सकते, इसे टाइपस्क्रिप्ट कहो तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि हम सारी चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट में कवर करेंगे। इसको, ये जो वीडियो है ना, ये क्लासेस और ओप्स का इन डिटेल क्रैश कोर्स है। हाँ, सही समझे, इन डिटेल भी है, क्रैश कोर्स भी है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस में जितनी भी चीज़ें होती है, मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करी हैं। और जो भी थ्योरीज होती हैं ओप्स को और क्लासेस को लेके, मैंने वो सब भी कवर कर दिए। और अगर तुम देखो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट से नहीं हो, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, तो भी चाहो तो तुम इसे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि जो ओप्स के और क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर होते हैं, बस सिंटैक्स अलग होती हैं। तो तुम फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यार अगर तुम चाहो तो अपने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई वीडियो ढूंढ सकते हो, तो चाहो तो इसे स्विच कर दो। लेकिन हाँ, मेरा फर्स्ट था बताना, तो मैंने बता दिया। और चलो तो शुरू करते हैं यार, मतलब कब कितना बड़ा इंट्रो बनाओ, इतना काफ़ी है। हाँ, तो अब क्लासेस के बारे में शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंटेन कर दी है। इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसकी, पर हाँ, थोड़ी सी तो ज़रूरत है। देखो, पहली चीज़ तो समझो रियल लाइफ मोटिवेशन जो भी कह लो इसे। पहले समझो कि रियल लाइफ में क्लास होता क्या है। तो देखो, क्लास ना ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लास असल में सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, या कह लो डिज़ाइन है, या तो ब्लूप्रिंट, अब समझो ब्लूप्रिंट ही है। तो देखो, क्लास अपने आप में ना सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है कि उसके पास क्या वेरिएबल्स हैं, क्या मेथड्स हैं, और वो मेथड्स क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक। ये सिर्फ ब्लूप्रिंट है उसके पास। और जब तक हम उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे, तब तक वो किसी काम के नहीं है, ठीक। मतलब ये समझो ना, उसे उस डिज़ाइन को रियल दुनिया में बनाया हुआ इंस्टेंस, ठीक। तो ऑब्जेक्ट वो है जब हम उसे रियल दुनिया में उसका इंस्टेंस बनाएंगे। मतलब समझो कि अपने कोड में न्यू कीवर्ड लगा के या कुछ भी करके उसका इंस्टेंस जब बनाएंगे ना, तब समझो कि वो उससे जो भी मिलेगा, जब खैर जावास्क्रिप्ट में तो ऐसा ही, वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो उस ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास उसके मेथड्स के एक्सेस होंगे, उसके पब्लिक मेथड्स एंड वेरिएबल्स के एक्सेस होंगे, ठीक। तो ये वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। एक बार चलें कोड के साथ इसे मैं समझा दूँ। अभी यहाँ पे देखो कि मैंने एक 02 में एक intro.ts नाम की फ़ाइल बना रखी है, ठीक। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक हमारे पास क्लास है, स्कूल, ठीक। और एक हाय स्टूडेंट का इंटरफेस, वो सब हम बाद में देखेंगे। एक हमारे पास क्लास है स्कूल। इस क्लास के पास अपने कुछ वेरिएबल्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर है, कुछ मेथड्स हैं, ठीक। देखो ये है मेथड्स। तो ये सब सिर्फ देखो एक ब्लूप्रिंट है कि इसके पास क्या क्या है और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें जब इसका यूज करना है, तब हमें क्या करना है, तब हमें एक काम करना होगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। इसे कॉल करना नहीं करते, इसे कहते हैं इंस्टेंस बनाना। तो न्यू कीवर्ड की मदद से हम समझो कि उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे जो कि एक ऑब्जेक्ट ही होता है असल में। तो ये ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद उसमें से हम उसके मेथड्स और उसके जो वेरिएबल्स हैं, पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड्स, वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ रहे हो कि पब्लिक प्राइवेट क्या है, तो चिंता मत करो, जल्द ही हम इस बात को समझेंगे, ठीक। तो वैसे सोचो, मेरे ख्याल से अभी के लिए काफ़ी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। क्लास इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं असल में क्लास क्या है, ठीक। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो अगर तुम टाइप स्क्रिप्ट में देखोगे ना, तो क्लास सच में एक डेटा टाइप ही है, यूजर का डिफाइन किया हुआ। तुम क्लास का जो नाम है वो डायरेक्ट एज ए टाइप भी पास कर सकते हो, तो ऐसा समझ सकते हो इसको, ठीक। और देखो, इसमें आप प्रॉपर्टीज़, वेरिएबल, मेथड्स और फंक्शन को ग्रुप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ऐसे तुमने ध्यान दिया होगा
ये देखो ये फंक्शंस ये मेथड्स हैं असल में। ये मेथड्स देखो फंक्शंस जैसे लिख रखते हैं, ठीक। तो हाँ, एक प्रकार से इसे कह सकते हो कि ये फंक्शंस मेथड मतलब इंटरचेंजेबली है, मतलब इंटरचेंजेबली कह सकते हो। लेकिन बस समझो ना कि यहाँ पे एक स्पेशल फैंसी नाम इन्होंने दे रखा है कि ये मेथड्स हैं। तो हाँ, इसे मेथड से बुलाओ ज़्यादा बेटर होगा। इंटरव्यू वगैरह में जाओगे फंक्शन बोलोगे तो फिर मैटर थोड़ा सीरियस हो सकता है, इसीलिए इसे मेथड से बुलाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्लास के अंदर तुम ऐसा कुछ भी डिफाइन करो वो मेथड है, तो ये ध्यान रखना, उसे मेथड बोलना, फंक्शन मत बोल देना है तो। लेकिन ऐसे वो फंक्शन ही देखा जाए जावास्क्रिप्ट में तो सिंटैक्स हमेशा देखो सिंटैक्स लिखने का ये होता है जो कि मैंने पहले ही तुम्हें दिखा दिया है, क्लास और ये, ठीक। वैसे भी अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हाँ, पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की थी, तो पार्ट 1 चाहो तो देख सकते हो। और हाँ, ये देखना। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन पर, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है? देखो पहली चीज़ तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास है, जो भी मैंने बताया न्यू कीवर्ड लगा के तुम उसका एक इंस्टेंस बना सकते हो, मतलब समझो कि उस ब्लूप्रिंट को रियल दुनिया में ला सकते हो। तो ये है। अब आगे चलते हैं। देखो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करना हम देख चुके हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। हाँ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहले भी समझाया था अपने पार्ट 1 में। मैं इसमें और से समझा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे कवर करूँ। अभी देखो हमने इस स्कूल को मतलब इस क्लास को जब हम मतलब समझो इस रियल दुनिया में ला रहे हैं, मतलब इसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं, तो हम इसमें स्कूल का नाम पास कर रहे हैं और उसका लोकेशन पास कर रहे हैं। अगर तुम देखोगे भी तो हम इसके कंस्ट्रक्टर में ऐसा ही कुछ ले रहे हैं, ठीक। बाकी और दो चीज़ें हैं लेकिन वो ऑप्शनल है, लेकिन हम ये दो तो मैंडेटरी ले रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है ना, क्लास में अगर तुम यहाँ कुछ डालोगे तो समझो उसका एक स्टेट डिफाइन हो जाएगा और वो रैम में वो सेव हो जाएगा, ठीक। तो अगर तुम इसके कोई भी मेथड्स यूज करोगे, जैसे कि कोई से भी मेथड यूज करोगे और देखो तुम इसके जब कोई से भी मेथड्स यूज करोगे ना, तो तुम्हें दोबारा फिर ये नाम, एज, वेरिएबल जो तुम पहले स्टेट में दे चुके होगे वो पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम फंक्शंस के साथ चाहते हो तो भाई साहब ये करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ नहीं करनी पड़ती। और इसका बहुत सही एग्जाम्पल है कुछ, जैसे अमेजोन का AWS SDK ले लो। हाँ, अमेजोन का SDK ले सकते हो, रिसेंट का SDK ले लो। मैं रिसेंट का ही लेता हूँ, पिछली बार भी मैंने रिसेंट का लिया था। कोई स्पॉन्सर नहीं है ना, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। क्या करूँ यार, अभी तक अपना कोई प्रोडक्ट बना नहीं पाया हूँ, मन तो बहुत है लेकिन कभी नहीं, देखा जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे मैं तुम्हें नोड का एग्जांपल दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन में ही होना चाहिए। हाँ, ये देखना ना, यहाँ पे एक रिसेंट का इंस्टेंस बनाया जा रहा है। रिसेंट भी एक क्लास है और उसके अंदर की पास की जाती है, ठीक। अब ध्यान दो ये बात को, अगर तुमने मेरी जो फुल स्टैक वाले प्रोजेक्ट्स हैं उससे फॉलो किए होंगे तो तुम्हें ये चीज़ पता होगा, मैं जब भी कुछ भी ऐसा कुछ इंस्टेंस वगैरह बनाता हूँ तो उसको एक अलग ही फाइल में डाल लेता हूँ और सिर्फ ये जो रिसेंट वाला है की या फिर समझो कि वेरिएबल नेम, इसे हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं और उसके जो मेथड्स उसे सेंड करने के हम सेंड कर देते हैं। हम दोबारा की नहीं पास कर रहे होते हैं उसमें। तो ये सिर्फ हो पाता है क्लास की वजह से, क्योंकि जो भी तुम यहाँ कंस्ट्रक्शन की मदद से जो भी तुम सेव करोगे ना, वो क्लास के अंदर जाके एक स्टेट, मतलब समझो कि उसका एक स्टेट बन जाता है और वो सेव हो जाता है। तो जब तक तुम्हारा सर्वर रीस्टार्ट नहीं होता ना, तब तक वो रहता है। और बाय द वे सर्वर अगर तुम्हारा रीस्टार्ट भी हो जाता है तो कोई ऐसी वैल्यू है जो प्री डिफाइंड है, और जो सर्वर का जो index.ts फाइल लोड होता है उसी दौरान वो इनिशियलाइज होता है इंस्टेंस, तो तुम्हें वापस से वो स्टेट मिल जाएगी। लेकिन कोई ऐसा है जो यूजर ड्रिवन, मतलब समझो एक ट्रांजैक्शन पे चल रहा हो, जैसे मान लो यूजर ने कुछ हिट किया तो उसकी वजह से तुम्हारे सर्वर पे कुछ चेंज आया और एक इंस्टेंस बना और उसके अंदर कुछ डेटा गई और फिर उस पर कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं। लेकिन उसी प्रोसेसेस के दौरान अगर तुम्हारा सर्वर डाउन हो गया, बंद हो गया, तो भाई वो स्टेट्स चली जाएगी, उस केस में तो चली ही जानी। या फिर तुम्हारा कोई बैकग्राउंड के वर्कर है किसी प्रकार के, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो तुम बैकग्राउंड में चला रहे हो और उसको भी ऐसा ही कुछ है कि वो स्टेट डिपेंड करता है कुछ चीज़ों फैक्टर्स पे, ऐसा कुछ हार्ड कोडेड नहीं है, तो उस केसेस में भी स्टेट्स चली जाएंगी, ठीक। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसे कंट्रोल शायद नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल मेरी जानकारी में तो नहीं किया जा सकता है कुछ हद तक। अगर हम कुछ स्टेट्स को अगर इन मेमोरी डेटाबेसेस में ना रखें, जैसे कि AWS बोल रहा हूँ उसका, रेडिस हो गया, और या फिर केवी स्टोरेज हो गया क्लाउडफ्लेयर का। क्लाउडफ्लेयर केवी स्टोरेज मुझे काफ़ी सही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ सर्वरलेस के साथ ही चलता है। तो हाँ, ये कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ। लेकिन हाँ, कई बार हम स्टेट रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से। देखो सब डिपेंड करता है, कई बार ज़्यादा यूज भी कर देना ओवरकिल हो जाता है प्रोजेक्ट के लिए।
तो उस सब चीज़ें डिपेंड करती है यार, वो जो आर्किटेक्ट होगा ना, वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। तो इस बात पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमारा काम है अभी लर्न करना, क्योंकि हम समझो कि अभी जूनियर्स ही हैं। मैं भी तो हूँ खैर, फ़िलहाल ज़्यादा नहीं आगे गया हूँ अभी तक। तो ये कुछ हैं स्टेट प्रॉपर्टी वैल्यू, और ये क्लास है, और फिर ये कुछ डेटा जो पास हम करते हैं वो है। अब देखो ना, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। देखो, हर क्लास में कंस्ट्रक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम शायद 80 से 90% ऑफ द टाइम जब भी क्लास बनाओगे ना, तो उसमें कंस्ट्रक्टर दोगे ही दोगे। मतलब ये बहुत मायने रखता है कंस्ट्रक्टर देना। तो पहले आप देख ले कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, हम एक स्कूल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक। तो स्कूल ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं, ठीक। ये देख रहे हो, कंस्ट्रक्टर हम पास करते हैं तो क्या होता है, हम ये जो काम है ना, ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए होता है। मुझे अदर लैंग्वेज का तो पता नहीं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में तुम्हें बताना पड़ता है कि क्योंकि जावा स्क्रिप्ट असल में एक साथ समझो कि उसमें क्लास नहीं होता है, वो बस समझो कि दिखता है कि क्लास है, लेकिन अंदर द हुड वो बस ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो ये मुझे तो नहीं पता कि उसी कारण से है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसी कारण से टाइपस्क्रिप्ट ऐसी चीज़ें लेता है। वो पहले तुमसे डिफ़ाइन करवाता है कि तुम इसके प्रोटोटाइप या फिर दिस के रेफरेंस में तुम क्या डालना चाहते हो। तो ये वो तुमसे पूछता है, तो तुम्हें ये यहाँ बताना पड़ेगा। और शायद अदर लैंग्वेज में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर समझो कि क्लास नेटिव हो सकता है, ऐसा कुछ कह सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में तो खैर ऐसा ही है। ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक। और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स तुम ले सकते हो, जैसे कि तुम फंक्शंस में लेते हो। मतलब समझो ना, इसको लिखने का तरीका एकदम फंक्शंस का ही जैसा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन ये इसका काम जानते हो क्या होता है, जब तुम इंस्टेंस क्रिएट करोगे इस क्लास का, तब जानते हो क्या होगा, तब ये होगा ये कि कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। मतलब समझो ये तुम्हें रन नहीं करना पड़ता, ये खुद रन होता है, ठीक। जैसे मतलब अगर इसके अंदर तुमने कोई भी लॉजिक लिखा हो, कंसोल करो या फिर कुछ भी करो, मतलब इसके अंदर तुमने समझ लो कि तुमने एपीआई रिक्वेस्ट लिख डाली, तो जब वो न्यू कीवर्ड के साथ असाइन करोगे, न्यू कीवर्ड के साथ क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करोगे ना, तो वो चल जाएगा, तुम्हें उसे चलाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ समझो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इसमें हम एज अ पैरामीटर ये कुछ चीज़ें पास कर रहे हैं, और फिर हम इसको इसके दिस के रेफरेंस से और इसके प्रोटोटाइप, मतलब इस जावास्क्रिप्ट के प्रोटोटाइप में, या फिर कह सकते हो इस क्लास के रिलेटेड हम चीज़ों में नेम जो हम वहाँ से देंगे वो हमको सेट करना पड़ता है। ये सेट हो जाता है। लोकेशन हमें और सेट करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें हमें खुद सेट करना पड़ता है। हाँ, ये चीज़ देखो तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो मैं बता दूँ क्या है। यहाँ पे देखो कैपेसिटी या 1, ऐसा ही समझो, इसे ऐसे ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया है, पहले 1 क्यों नहीं लिखा है, बाद में कैपेसिटी, पहले कैपेसिटी क्यों लिखा है, उसके पीछे कारण ये है। देखो, कैपेसिटी जो है वो अनडिफाइंड हो सकता है, और करंट स्टूडेंट भी अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे इस बात को समझो। यहाँ मैंने इसलिए रखा कि इसे प्रायोरिटी देने के लिए। अगर कैपेसिटी है, तुमने पास किया है इसको ओवरराइड करने के लिए, तो ये कैपेसिटी उठा लो। अगर तुमने नहीं दिया, अनडिफाइंड दिया है, तो इसे 1 सेट कर दो। यूँ समझो कि हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा समझो इसे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसे सेट करो। सेम चीज़ें यहाँ भी होती हैं, और ये तो बस एक डिफ़ॉल्ट हम डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्टूडेंट ऐड करते हैं तो हम पुश करेंगे, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ से स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं। इस बात को समझो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके स्टार्ट होते ही रन हो गई, ठीक। अब देखो एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर से पहले मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ पहले कवर कर ली जाए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम क्लास का क्यों यूज करते हैं, ओप्स कॉन्सेप्ट का अपने इसमें क्या नाम है कोड में, तो देखो पहली चीज़ तो ओप्स को इस तरह से बनाया गया है क्लास को कि तुम रियल वर्ल्ड की चीज़ों से कनेक्ट कर सको, ठीक। जैसे कि तुमने अभी देखा होगा, मैं इसीलिए पहले एग्जांपल दिखाया, बाद में अभी इस पे पॉइंट पे आ रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा ट्यूटोरियल्स, जाहिर सी बात है मैं भी देखूंगा ना कि लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा, तो वो पहले ओप्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब बताते हैं कि रियल वर्ल्ड से एनालॉजी से कैसे कनेक्ट होता है। पर मैंने सोचा कि नहीं, पहले कुछ क्लास के रिलेटेड चीज़ें कुछ क्लियर की जाए, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो समझो कि एक स्कूल है, ठीक। ये समझो कि एक स्कूल है, ठीक। ठीक। अगर एक स्कूल है, तो स्कूल के अंदर क्या हो सकते हैं, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक। स्टूडेंट्स होंगे, उसके टीचर्स होंगे,
टीचर्स होंगे, और साथ में क्या क्या हो सकता है, क्लासेस भी हो सकती हैं स्कूल में। जाहिर सी बात हो सकती है, क्या क्लासेस होती हैं, ठीक, स्कूल में क्लास भी होती। तो ये सब समझो कि ये स्कूल में तुम्हारे पास स्टूडेंट हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं, स्कूल में टीचर्स और क्लास भी हो सकते हैं। और क्या हो सकती है तुम्हारे स्कूल की, और तुम्हारे कुछ स्कूल की खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो खुद की प्रॉपर्टी तुम्हारे स्कूल की क्या हो सकती है, स्कूल का नाम हो सकता है। ये तुम्हारे स्कूल की प्रॉपर्टी है, ठीक। ये स्कूल का कुछ नाम हो सकता है। और इस स्कूल के पास समझो कि इस स्कूल की अपनी लोकेशन होगी, तो लोकेशन भी हो सकती है इस स्कूल की, ठीक। ये भी समझो। और क्या हो सकता है, इस स्कूल की क्या भी हो सकती है, इस स्कूल के पास अपनी कुछ लिमिट हो सकती है, स्टूडेंट की लिमिट, कि क्या हो सकता है, स्टूडेंट लिमिट, ठीक। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस क्लास को मतलब इस स्कूल में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखो तुम्हें ये जो चीज़ है ना, अब फंक्शंस में क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि इस तरह से रियल वर्ल्ड एनालॉजी कनेक्ट कर सको, हाँ कर तो सकते हो। लेकिन देखो उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लग जाएगा, हमने पार्ट 1 में देखा था। तो देखो इस तो हम वो सब नहीं जाने वाले फंक्शंस में, क्योंकि यार उसमें बहुत टाइम लगता है और सच में कोई सेंस नहीं बनाता। भला जब अगर आसान चीज़ मौजूद है तो तुम ऐसी कठिन चीज़ क्यों करोगे। तो यही बात है ना। तो समझो कि देखो ना, हम एक स्कूल बनाएं, स्कूल का नाम है, उसका लोकेशन है, स्टूडेंट की कुछ लिमिट हो सकती है कि भाई जाहिर सी बात है जितनी सीट होगी उतने एडमिशन लोगे ना, क्या छत पे थोड़ी बैठा होगे। तो वही बात है। और हाँ, उसमें अपने कुछ उसके समझो ना, ये एक बार से समझ सकते हो कि ये इस क्लास के, इस स्कूल क्लास के सब क्लासेस हो सकते हैं। समझो कि ये चिल्ड्रन हो सकते हैं इस स्कूल के, ठीक। इस स्कूल के चिल्ड्रन हो सकते हैं जो इसको इनहेरिट कर सकते हैं, उसके स्कूल की प्रॉपर्टी को। अब तुमसे समझो कि तुम स्टूडेंट हो, अब तुमसे पूछा जाए तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यही बताओगे ना जो स्कूल का नाम होगा, और कहाँ पे है ये लोकेशन बताओगे, जाहिर सी बात है नाम और लोकेशन बताओगे। तो ये जो है, ये जो स्टूडेंट है, ये क्या करेगा, इस स्कूल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, समझे। तो इस स्कूल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा तो इसको, इसके पास स्कूल का नाम और लोकेशन होगा, और साथ में इसकी अपनी प्रायोरिटी होगी, इसके पास अपनी चीज़ें होंगी। क्या, कि भाई तुम्हारा ग्रेड क्या है यार, जी आर रेडी, कि तुम्हारा ग्रेड क्या है। और क्या हो सकता है इसके पास, इसके पास हो सकता है कि भाई तुम किस क्लास में हो। अरे वही ग्रेड और क्लास तो एक ही है ना। जैसे मान लो कि ये हो सकता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि भाई 11 के बाद सब्जेक्ट, 10 के बाद सब्जेक्ट्स होते हैं, चुनने होते हैं। तो समझ लो कि मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स से ही था भाई, मुझे बायो अच्छा लगता है, लेकिन मैं उस समय बायो नहीं पढ़ा, मेरा मन नहीं था, ठीक। तो मैथमेटिक्स हो सकता है भाई इसका सब्जेक्ट। तो देखो इस स्टूडेंट की भी अपनी प्रॉपर्टी है कुछ, जो कह सकते हो उसके वेरिएबल्स और मेथड्स हैं क्लासेस में। अब अगर इसको छोड़ दी जाए, मैं क्लास को क्या ही लूँ यार, उतना काफ़ी रहेगा। अब तुम टीचर हो, अब जाहिर सी बात है भाई तुम किसी स्कूल के तो टीचर हो गए ही ना। अब तुम किसी स्कूल के टीचर हो तो कहे हाँ मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ, तो भाई किस स्कूल का टीचर हो, तो ये रहा उसका नाम। अब मुझे नहीं पता कि यार वो स्कूल कहाँ है, तो कहाँ है उसका, तो ये रहा उसका लोकेशन। तो ये जो टीचर है, ये भी समझो इस क्लास, इस जो स्कूल क्लास है इसका ये सब क्लास होगा, ठीक। तो ये इसका समझो चिल्ड्रन होगा, और इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या हो सकता है, वाइट भाई व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका नाम भी हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, तुम्हारी सैलरी क्या है, पता नहीं सैलरी की स्पेलिंग क्या होती होगी, देखता हूँ, सैलरी, शायद सही है ना, हाँ सही तो लग रहा है, सैलरी क्या है। और हाँ, तुम किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो भाई तुम, अब मुझे नहीं पता, चलो वो नहीं लेते हैं, ये ले लेते हैं तुम्हारा टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, ठीक, ये भी हो सकता है। और हाँ, तुम क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ये भी हो सकता है, समझे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो ये भी हो सकता है। तो ये समझो ना, ये जो रियल लाइफ एनालॉजी है और रियल लाइफ जो कनेक्शन हम देख रहे हो बिल्ड कर पा रहे हैं, ये समझो कि हम क्लासेस के साथ ओप्स कॉन्सेप्ट की मदद से, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब बात आ जाएगी फंक्शंस के साथ करने को, तो अगर तुम अब तक फंक्शंस के साथ खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता है ये शायद तुम उसमें कर सकते हो, लेकिन इतने आसानी से नहीं कर सकते हो जितने आसानी से इसमें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम एक पेरेंट क्लास बनाओगे तो तुम्हारे लिए यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन हो जाएगी, जब तुम कुछ भी उसका नाम, लोकेशन और लिमिट वगैरह जो पास करोगे तो उसकी स्टेट तुम्हें एक मिल जाएगी, और ये डिफाइंड रहेगी हमेशा के लिए।
और जब तुम उसको उसमें उसकी प्रॉपर्टी मतलब उस क्लास को अपने किसी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करोगे, तो उसकी प्रॉपर्टी तो तुम्हें यहाँ मिल ही जाएगी, साथ में उसके मेथड्स मिल जाएंगे कि भाई नाम लाओ, लोकेशन लाओ। तुम्हें ये भी पता होगा कि उसकी लिमिट क्या है, कैसे हैं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये जो स्टूडेंट है, ये वाले स्टूडेंट ये ना जाने कि इसका लिमिट क्या है, हमारे स्टूडेंट एडमिशन की लिमिट क्या है, तो तुम इसे प्राइवेट बना सकते हो, जिससे इसे नहीं पता चलेगा कि उसकी स्टूडेंट लिमिट क्या है। और सेम चीज़ तुम इसके साथ भी होगा, अगर इसे प्राइवेट बनाए तो इसे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन समझ लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसे रोल हैं जो जिसे पता होना चाहिए, तो उसे पता करवा भी सकते हो। तो क्लास में ये सारे कंट्रोल्स मिलते हैं ना। और हाँ, अभी जो तुमने देखा कि हम इसे रोक सकते हैं, मतलब समझो ना कि अगर ये इसे इनहेरिट करेगा तो हम इसे रोक सकते हैं, इसे इसका एक्सेस ना मिले। तो ये सब हम करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की मदद से। एक्सेस मॉडिफायर हम थोड़ी देर में देखेंगे, बस इतना जान लो कि ये सब हम करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की मदद से। तो मेरा मानना है कि अब देखो तुम्हें क्लास समझ में आ गई होगी, और ये जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है ना, इसी को कहते हैं ओप्स कॉन्सेप्ट। ठीक, यही है ओप्स कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम डायरेक्ट यही करते हैं कि अपने कोड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। समझो कि अपने कोड में हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी का यूज कर सकते हैं। ये हमें ऐसी फ्रीडम देता है। हम इसमें इनहेरिट कर सकते हैं, इसमें वर्चुअल चीज़ें बना सकते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लास के साथ ही कर सकते हैं। समझे हो इस बात को? तो इसीलिए क्लास को बनाया गया, और क्लास के साथ अगर कोड लिख रहे हो तो तुम बहुत स्केलेबल कोड लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फंक्शंस के साथ नहीं लिख सकते। फंक्शंस का देखो अपना यूज केस है, क्लास का अपना यूज केस है। मैंने दोनों का देखो यूज केस कवर किया है। ठीक, तो तुम पार्ट 1 में जाके इस चीज़ को देख सकते हो कि ये तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कब क्लास यूज करना है और कब फंक्शन यूज करना है। और जब तुम मेरे कोड में आके देखोगे, यहाँ पे देखो पहले, तो एक स्कूल है। ठीक, स्कूल का क्या है? अपना नाम है, स्कूल के अपने लोकेशन है, और स्कूल की कैपेसिटी कि भाई तुम कितने बच्चों के एडमिशन करा सकते हो, और तुम्हारे पास स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक, ये समझो कि इसकी प्रॉपर्टी है इस स्कूल की, ये प्राइवेट है, इसे और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और करंट स्टूडेंट ये भी प्राइवेट है, इसे और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बस 2 मिनट रुकना, मैं तुम्हें एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करे दूंगा। ठीक, अब ये देखना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। अब हमने बात कर ली है इसके बारे में, अब तुम्हें अच्छे से पता होगा। और हमने मेथड्स की भी बात कर ली है, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मेथड्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर कुछ इस तरीके से, और यही तरीका ही होता है असल में। ठीक, ये भी एक मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं, गेट डिटेल्स करते हैं तो हमें स्कूल की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। हम गेट स्टूडेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स की सारी स्कूल्स हमें स्टूडेंट वो मिल जाती है, मतलब डिटेल्स, और हम यहाँ से एडमिशन करा सकते हैं अपने स्टूडेंट का। और हाँ, एक चीज़ है, जब तक लिमिट क्रॉस नहीं हुई तब तक एडमिशन करो, और जब क्रॉस हो गई तो कह दो फुल हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है ना। अगर समझो कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगा हो तो उसके आगे पब्लिक लगा होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी क्लास हो या मेथड हो वो पब्लिक होता है। ठीक, तो हमें पब्लिक है तो उसे असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ कंडीशंस में। ठीक, अगर हम शॉर्ट हैंड यूज़ ना कर रहे हो तब यही कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं है। और लोकेशन और कैपेसिटी, और ये 3 देखो पब्लिक हैं। ठीक, और ये जो 2 हैं वो प्राइवेट हैं। ठीक, और बाकी के सारे जो मेथड्स देख रहे हो, गेट डिटेल्स, स्टूडेंट्स, और ये, ठीक, ये जो है ये भी पब्लिक हैं। ठीक, ये सारे मेथड्स पब्लिक हैं। इसीलिए जब तुम स्कूल के आगे डॉट लगा के इधर कंट्रोल स्पेस दबाओगे, तुम्हें ऐड स्टूडेंट मिल रहा है, कैपेसिटी मिल रहा है, गेट डिटेल्स, सारी चीज़ें मिल रही हैं। बस ये जो 2 चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट हैं। अब प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे ये वेरिएबल्स होंगे उसको सिर्फ तुम विद इन द क्लास यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ये स्टूडेंट क्लास है। ठीक, तो तुम ये जो 2 चीज़ें हैं वो इस क्लास में तो तुम कहीं भी यूज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक, और ये हमें मिल भी रहा है क्लास स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमें स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। तो मतलब समझो ना, अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी मेथड प्राइवेट है तो उसको हम सिर्फ उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, सेम एनालॉजी है। और हाँ, अब बात आती है अदर्स जो थे वो क्या हैं। तो हाँ, पहले एक चीज़ पब्लिक बता दो एक बार, मुझे लगता है मैं भूल गया ये चीज़। तो देखो, अगर पब्लिक है ना, तो पब्लिक है तो यार देखो तुम सीधी बात कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उसको कहीं भी उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात है पब्लिक के साथ। अब आते हैं प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या है भाई? क्लास और सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। तो अगर तुम किसी भी वेरिएबल को छोड़ो प्रोटेक्टेड बना दिए तब क्या होगा? तब अभी तुमने देखो, हमने डायग्राम में देखा था
कि यहाँ पे हमारे पास स्कूल है और उस स्कूल को इनहेरिट कर रहे हैं स्टूडेंट, टीचर्स, ये दो है इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक। तो मान लो अगर इस स्कूल के पास एक वेरिएबल पड़ा हो, ये उठ नहीं रहा, एक वेरिएबल पड़ा हो जिसे हम क्या कह सकते हैं यार, चलो ठीक है यहाँ पे रखते हैं। एक वेरिएबल पड़ा है जिसका नाम ले लेते हैं, चलो ये है स्कूल का रेवेन्यू, ठीक। तो अब देखना स्कूल का रेवेन्यू जो है वो प्राइवेट है, ठीक। वो प्राइवेट है, वो समझो सिर्फ इस स्कूल के क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, ठीक। इसे तुमने प्राइवेट बना दिया। ओह प्राइवेट नहीं, हम प्रोटेक्टेड की बात कर रहे थे ना, तो चलो प्रोटेक्टेड है तो हाँ ये प्रोटेक्टेड में ये नहीं सूट करेगा, लेकिन चलो हम मान लेते हैं इसे प्रोटेक्टेड बना दिया हमने, ठीक। तो हमने इसे प्रोटेक्टेड बना दिया, तो जो इसे इनहेरिट करेगा, जो इस स्कूल को इनहेरिट करेगा, मतलब जो इसका चिल्ड्रन होगा, सिर्फ उसके पास इस रेवेन्यू का एक्सेस जाएगा। तो किसके किसके पास जाएगा? स्टूडेंट। अब ये देखो कि स्टूडेंट्स जो हैं अब वो इस स्कूल का देखो चिल्ड्रन है, क्योंकि ये इस स्कूल को इनहेरिट कर रहा है, स्कूल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो जिसके वजह से ये जो रेवेन्यू वेरिएबल है इसको भी एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक। और इसको भी एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखो आइडियल सिचुएशन क्या होती है, मतलब जो सही सिचुएशन, रेवेन्यू दोनों में से किसी को एक्सेसिबल नहीं होगा, वो सिर्फ स्कूल को एक्सेसिबल होगा। लेकिन अब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रोटेक्टेड है तो जो उसे इनहेरिट करेगा उस क्लास को, वो उसके पास भी होगा। और अगर मैं इसे प्राइवेट बना देता हूँ तो ये सिर्फ इसके पास होगा, ना तो यहाँ आएगा, ना तो यहाँ आएगा, और ना तो बाहर कहीं आएगा, तो इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। हम ये देख चुके हैं, लेकिन मैंने इसे फिर कवर कर दिया। और हाँ, फिर यहाँ पे आती है रीड ओनली। तो रीड ओनली, अगर तुम किसी को रीड ओनली मार्क कर देते हो तो फिर उसे चेंज नहीं किया जाता, एक बार जो सेट हो गया सो हो गया, फिर उसे बदल नहीं सकते हैं, ठीक। कहीं भी किसी भी कंडीशन में वो बदला नहीं जा सकता। तो यही चीज़ था यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम सोच रहे होगा कि चलो हम किसी वेरिएबल को पब्लिक मार्क, प्राइवेट मार्क कर दिए, तो फिर हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे? तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ना इनकैप्सुलेशन का। तो इनकैप्सुलेशन ही बस इतना नाम जान लो कि फ़िलहाल इनकैप्सुलेशन होता है, कुछ तो होता है। तो ये जो प्राइवेट है ना, हम अब इसे तो डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं कहीं से भी, तो इस कंडीशन में क्या करें? तो प्राइवेट देखो बाहर से तो एक्सेस नहीं हो सकता है, प्राइवेट मेथड या फिर वेरिएबल्स जो भी हैं, लेकिन हम उसके लिए गेटर्स और सेटर्स तो बना सकते हैं ना। तो गेटर्स से सेटर्स से मतलब ये होगा कि गेटर्स जब गेट करेगा ना कोई, तो हम वो जो वेरिएबल है वो क्लास में एक्सेस था तो उस क्लास में रह के उसको रिटर्न कर देंगे, और बाहर जो उस मेथड को रन करेगा वो उसे मिल जाएगा। और सेटर्स में क्या होता है, हम क्योंकि बाहर से तो कुछ सेट कर नहीं सकते, तो सेटर्स में हम वो एक मेथड होता है, उस मेथड को रन करते हैं, जो भी सेट करना हो उसके पैरामीटर में डालेंगे, और वो क्लास जो है वो खुद उसको सेट कर देगा, ठीक। अब देखो यहाँ आ जाओ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। कंट्रोल सी करने तो पहले, नहीं फालतू का भी कोड जनरेट कर देगा ये, काम कर जा भाई। ये सब क्या खुल गया? ओह अल्ट सी के बजाय मैं विंडोज़ से दबा रहा था चलो कोई ना। यहाँ पे देखना, ये स्टूडेंट तो देखा तुमने प्राइवेट है, ये क्या प्राइवेट थी? हाँ स्टूडेंट्स प्राइवेट थी। अब स्टूडेंट में एक्सेस करना हो तो कैसे करें? हमारे पास एक मॉडिफायर, एक मेथड है, ये जो जब हम इसे रन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्टूडेंट मिलेगा, ठीक। ये हम जा डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहे हैं। तो जब भी देखो यहाँ पे हम गेट स्टूडेंट्स को रन करते हैं, कहाँ चला गया? हाँ ये रहा गेट स्टूडेंट, तो हमें जो है वो मिल जाएगा, हमें इसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक। और जब हम यहाँ पे सेट स्टूडेंट रन करते हैं, वो यही ऐड स्टूडेंट ही हमारे केस में सेट स्टूडेंट है, तो जब हम इसे रन करते हैं अपना स्टूडेंट पास करते हैं तो क्या होगा? कैपेसिटी फुल नहीं है तो इस स्टूडेंट को डाल दो, एडमिशन दे दो, और फिर उसे बढ़ा दो कैपेसिटी, एक भाई एक बच्चा आ गया, अब कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक। और अगले केस में जब होगा तो नहीं चलेगा। और फ़िलहाल जो कैपेसिटी क्या है, वन, सिर्फ ये एक स्कूल है जो एक बच्चे का एडमिशन लेगा, बड़ा ख़ास स्कूल है, सबको एडमिशन नहीं देता, ठीक। तो हाँ यहाँ पे हम ले सकते हैं। और हाँ हमने एक का एडमिशन करा दिया है, ये रहा ऐड स्टूडेंट, तो हम डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। अब उसके पास कुछ स्टूडेंट है और जो दोबारा ऐड कराने की कोशिश करेंगे तो ऐड नहीं होगा। तो यही है, तो इसी को कहते हैं हम गेटर, और इसी को कहते हैं हम सेटर। इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं गेटर, हाँ ठीक, इसको कहते हैं गेटर और इसको कहते हैं सेटर, ठीक। और देखो इस टाइप स्क्रिप्ट में गेटर सेटर लिखने के दो तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बार इसे तुम्हें रन करके दिखा दूँ फिर बताऊँ आगे। और यहीं पे रहो, और फिर हम रन कर सकते हैं इसे npx tsx, और क्या है हमारी फाइल 01, ठीक।
तो हम जब भी इसे रन करेंगे तो अब देखो हमें जो हमारी डिजायर वैल्यू है वो मिल जाएगी। हाँ थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है, शायद इसी वजह से टाइम लेता है। और मेरा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्लो है, ये कितने 5 साल हो गए हैं इस लैपटॉप को यूज करते करते, तो ये भी एक कारण है कि ये स्लो है। हाँ ये देखो रन हो गया। पहले क्या था, कोई स्टूडेंट नहीं थे, और दूसरी बार में क्या हुआ, एक स्टूडेंट को हमने इनरोल करा दिया तो ये रहा उसका स्टूडेंट का डिटेल। और दोबारा जब रन डालने की कोशिश की तो भाई स्कूल फुल हो गया, अभी ये एडमिशन नहीं लेता है। ठीक, तो ये हुई सारी बातें। अभी देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो इंट्रो का पार्ट है ये पूरा हो चुका है। तो अगर तुम अब जानते हो कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या हैं और ये तुम नहीं समझ पाए कि हम इनहेरिट कैसे करते हैं जो हमने यहाँ बताया है, तो चिंता मत करो, उसे हम बस जल्दी ही कवर करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से तुम्हारा एक्सेस मॉडिफायर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका है। और मैं एक बात और भी बता दूँ, ये प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है, ये बस कोर्स है ओप्स का। ठीक, मैं तुम्हें ओप्स समझा रहा हूँ। अब आते हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखो कि इनहेरिट कैसे करते हैं हम किसी को भी। तो इसके बाद हमारे पास पहले इनहेरिटेंस से पहले कुछ गेटर्स और सेटर्स हैं, फिर कुछ शॉर्ट हैंड है, फिर स्टैटिक है और फिर इनहेरिटेंस है। ठीक, तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो देखो अभी हमने क्या किया, गेटर्स के लिए कुछ इस तरह से मेथड बनाए हैं और शटर के लिए कुछ इस तरह से बनाए हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट में इसे करने का एक और तरीका है, जब ये 0 2 खोलोगे तब यहाँ पे तुम देखोगे कि जो ये प्राइवेट वाला था जिसे हमें एक्सेस देना है गेटर और शटर की मदद से, हम उसके सामने एक डैश लगा रहे हैं। तो ये डैश इसलिए लगा रहे हैं बस हम इसके नेम को ना रियल कॉन्सेप्ट से सेपरेट कर सकें, और कोई कारण नहीं है, बस समझो ये एक कन्वेंसन है। ठीक, तो हमने इसे प्राइवेट बनाया और इसे हम एक्सेस कर देंगे गेटर सेटर की मदद से। ठीक, अभी देखोगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक गेट यूज किया है। तो गेट एक कीवर्ड है और गेट स्टूडेंट्स। अब देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक, और यहाँ भी स्टूडेंट है। हम डैश यहाँ इसलिए लगाएं कि डैश की मदद से हम इस वेरिएबल का नाम डिफ्रेंशिएट कर सकें, कहीं ये उसी को ना समझने लगे, बस इसी वजह से वहाँ डैश लगाया है और यहाँ पे स्टूडेंट, ताकि जब भी कोई इसका यूज करे, जब भी कोई गेट करने की कोशिश करे उसे ऐसा लगे कि हम डायरेक्ट वेरिएबल गेट कर रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होगा, वो डायरेक्ट वेरिएबल गेट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ यहाँ पे ये कुछ ऐसे होते हैं और यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर दोगे तो ये रिटर्न हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखा यहाँ पे स्कूल डॉट स्टूडेंट हम डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई सर्कल ब्रेसेस लगा के इसे रन नहीं करनी पड़ी जैसे कि हमें यहाँ करनी पड़ी थी। देखो नहीं करना पड़ा है, तो ये बेनिफिट जो है वो यहाँ मिलता है। ठीक, तो ये बेनिफिट अगर तुम्हें चाहिए तो ऐसा यूज कर सकते हो, बस हाँ इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते। तो इस बेनिफिट का ऐसे या तुम चाहो तो इसको यूज करो। और एक चीज़ और, जब सेट करने की बारी आती है तो इसमें एक सेटर भी होता है। ठीक, तो सेटर की मदद से तुम सेट कर सकते हो। और ये देखो एज अ पैरामीटर ये लेता है, पर ये पैरामीटर जैसा दिखता नहीं है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये समझो एज अ पैरामीटर स्टूडेंट ले रहा है और सेम लॉजिक चेक कर रहा है जो हम पहले कर रहे थे। अब हाँ एक चीज़ और मैं अभी फिर से एक बार के लिए कर दूँ, ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे है, ताकि हमें पता रहे कि हम गेटर और सेटर एक्सेस कर रहे हैं, ना कि मेन स्टूडेंट वेरिएबल है। सो बस ये कन्वेंसन। तुम चाहो तो इसके आगे और कुछ लगा सकते हो, लेकिन स्टार मत लगाना, और कुछ लगा सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि भाई यही करो, समझे। अब ये देखना, हम स्कूल डॉट स्टूडेंट इक्वल्स टू, जैसा लग रहा है जैसे हम कोई मेथड ओवरराइड कर रहे हैं, कुछ मेथड के अंदर कोई या तो वैल्यू पास कर रहे हैं या तो उसे ओवरराइड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को। लेकिन असल में जानते हो क्या होता है, जब तुम ये रन करते हो ना, तो ये इंटरनली समझो कि इसमें एज ए पैरामीटर जाता है, समझे। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें रन भी होंगी, ये सब रन होंगे, समझे, और फिर उसके बाद ये चलेगा। ठीक, और बाकी चीज़ें सेम है जैसा थी। तो देखो ना, ये कुछ ऑप्शंस है जो तुम यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और अगर तुम इसे रन करोगे तो आउटपुट सेम आएगा, समझे। 0 2 ये देखो आउटपुट सेम आया। तो ये है गेटर्स और सेटर जावास्क्रिप्ट में। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है तुम में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ तो पता ही नहीं होगी, अब पता चली होगी। ये शॉर्ट हैंड है, हाँ ये मैंने पिछली वीडियोज़ में वीडियो जो 01 बनाई थी पहली वाली पार्ट 1 उसमें कवर की है, लेकिन मैं फिर से कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डायरेक्ट अगर एक्सेस मॉडिफायर दे दें तो हमें यहाँ पे वो सारी चीज़ें फालतू की जो लिखनी पड़ती थी वो लिखनी नहीं पड़ती है, और ना ही यहाँ पे दिस वगैरह लगा के कुछ भी असाइन करना पड़ता है।
तो ये समझो ना, टाइपस्क्रिप्ट हमारे लिए ये एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स बनाया है, और ये जो काम हम यहाँ मैनुअली कर रहे थे वो उसको इंटरनली कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो मत जानो, बस कर रहा है, क्योंकि वो मैं भी नहीं जानता कैसे कर रहा है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो रही, तो ये शॉर्ट हैंड है और ये काम सेम तरीके से करेगा जैसे कि ये कर रहा है। ज़्यादातर केस में मैं जो क्या रिकमेंड करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा यार इसके तरफ जाओ, ये आसान है। और हाँ, एक चीज़ और, तुम यहाँ देख रहे हो कि हम दिस सेट करते हैं तो उसके साथ हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी लगा पा रहे हैं, पर यहाँ पे कैसे लगाएंगे? तो देखो सीधा सीधा सिंपल बात है, चलो कैपेसिटी को उठा लेते हैं। और कैपेसिटी हमारे केस में ये क्या थी, प्राइवेट थी कि पब्लिक थी? तो यहाँ ये पब्लिक थी तो हम इसे पब्लिक रखेंगे। ठीक, तो हम इसे पब्लिक रखते हैं, यहाँ पे नहीं। देखो ये पहले से तो ये समझ लो, ये ऑप्शनल वेरिएबल है ऑप्शनल पैरामीटर है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा। ऑप्शनल पैरामीटर, तो जब भी ना ऑप्शनल पैरामीटर तुम डालोगे तो उसे हमेशा जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है उसके सबसे लास्ट में। और 10 मान लो तुम्हारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं और 2 पैरामीटर अनरिक्वायर्ड है, मतलब उसे छोड़ दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस केस में तुम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पहले डालोगे और बाद में बाकी के 2 अनरिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्वेश्चन मार्क के साथ डाल सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सेम चीज़ देखोगे तो ये पास कर सकते हो इस तरह से, और इसमें पब्लिक डालो, क्योंकि ये पब्लिक है भाई, इसे हम पब्लिक एक्सेस दे रहे हैं। ठीक, और ये पब्लिक है, और क्या है भाई, ये तो पहली चीज़ तो कैपेसिटी है, तो ये नंबर है। ठीक, और नंबर है, और इसमें तुम डिफ़ॉल्ट दे सकते हो, 1 दे दो। तो देखो यहाँ पे वही सेम काम हो रहा है जो वहाँ हो रहा था। ऐसे मेरे ख्याल से ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, हाँ ये हो जाना चाहिए। अगर मान लो बाई चांस से अनडिफाइंड नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना। अच्छा, नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये हो गया, अगर तुम इसे दोगे तो तुम्हारा वैल्यू ओवर राइट करेगा, और नहीं दोगे तो ये 1 दे देगा। तो समझो ना, जो काम हम यहाँ मैनुअली कर रहे थे, ये देखो और वगैरह लगा के, अब समझो कि वो काम अपने होगा इंटरनली। अब पता नहीं अंदर अंदर ही कैसे, और बाकी सब देख सकते हो, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम है जो हमने डिस्कस की थी। अब क्लास में देखो सिर्फ यही क्लासेस नहीं होती हैं, इसमें स्टैटिक क्लासेस भी होती हैं। तो मैं तुम्हें स्टैटिक क्लासेस के एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें अभी दिखा दूँ, अभी तक हमने जो क्लास चीज़ यूज की है वो विद कंस्ट्रक्टर यूज की है, और कंस्ट्रक्टर को हमें ऑटोमेटिक कॉल कराने के लिए हमें न्यू यूज करना पड़ता है। ठीक, तो अब जब यहाँ आ जाओगे तब इस केस में जानते हो क्या होगा, इस केस में होगा ये कि तुम स्टैटिक वेरिएबल्स बना सकते हो, जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल है और ये उसका एक स्टैटिक मेथड है। तो अब तुम्हें जब भी इसे यूज करना है तो डायरेक्ट उसका नाम डालो अपने क्लास का, और डॉट लगा के ना तुम उसके अंदर जो भी वेरिएबल या जो मेथड है उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें न्यू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये स्टैटिक एक्सेस कर सकते हो, और चाहो तो तुम इसे हाइब्रिड भी बना सकते हो। इसमें तुम चाहो तो कंस्ट्रक्टर वगैरह भी लगा सकते हो, और जब ये कंस्ट्रक्टर कब काम करेगा, जब तुम इसमें न्यू असाइन करोगे तभी कंस्ट्रक्टर काम करेगा। और जित जो भी एस्थेटिक मेथड, चलो मैं करके दिखाता हूँ। मैं क्या कर दूँ, चलो इसे कर देता हूँ पब्लिक, पब्लिक इज CIRCLA इस सर्कल, और इसे हम मैं ले लेता हूँ बूलियन। ठीक, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ गेट एरिया। ठीक है, तो गेट एरिया ये सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या ना, कि ये जो स्टैटिक था, जितने भी स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल्स होंगे उसका तुम एक्सेस कर सकते हो। अभी देखोगे एक्सेसिबल है। ठीक, तो ये पाई एक्सेसिबल है, और क्या था, ऐड एक्सेसिबल। लेकिन तुम देखोगे तो गेट एरिया यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। देखो गेट एरिया यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल और ये स्टैटिक मेथड है ना, पर ये तो स्टैटिक मेथड नहीं है। ठीक, इसको अगर तभी होगा जब तुम न्यू के साथ इसका इंस्टेंस बनाओगे, तभी तुम्हें ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ला बना के देख लेते हैं। तो अब देखो, हमने कॉन्स किया, हमने यू लिया, बस जल्दीबाजी के चक्कर में ये कर रहा हूँ। अब इसे मैंने ट्रू किया, और अब देखो, तो अब हमें इसका एक्सेस मिलेगा। देख रहे हो, अब हमें मिल रहा है, और पहले नहीं मिल रहा था। क्यों? और हाँ, ये हाइब्रिड अप्रोच है, तुम यूज कर सकते हो स्टैटिक प्लस ये कंस्ट्रक्टर के साथ। तो ये मुझे लगा कि कवर करना चाहिए तो मैंने कर दिया, और इसे यूँ ही रहने देते, अच्छा लग रहा है। देखो अब हम आ चुके हैं इनहेरिटेंस पे। ठीक, तो इनहेरिटेंस में अब हम चलेंगे, ये जो हमने अभी तक ये जो ताम झाम यहाँ दे के देखा था ना, वो उसको देखेंगे। हमने इस क्लास ये पल्ली बनाई है, ये उसको इनहेरिट कर रहा है। ठीक, तो अब ये देखो कैसे होता है।
तो देखो पहली चीज़ तो एक क्लास बनाई है, उस क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसके कुछ रीड ओनली वेरिएबल है, क्योंकि यार देखो ना, अगर कोई स्कूल का नाम है तो वो नाम रीड ओनली ही होगा, उसे चेंज थोड़ी कर दोगे तुम जाके। तो ये इसीलिए यहाँ पे रीड ओनली की है। धीरे धीरे हम कोड को थोड़ा और अच्छा बनाते जा रहे हैं। तो रीड ओनली की है, लोकेशन रीड ओनली। अब मान लो अभी स्कूल दिल्ली में है, तो दिल्ली में कहीं तो होगा, मुझे नहीं पता कहाँ होगा। चलो कहीं तो होगा। अब जो मान लो कहीं पे, तो क्या फिर आज यहाँ पे कल तुम उखाड़ कर लेके दूसरी जगह थोड़ी लगा दोगे। तो इसे भी चेंज नहीं कर सकते। और ये कुछ स्कूल का गेट डिटेल, इनका स्कूल का अपना मेथड है, ठीक, इस स्कूल का। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्लास है, वो उसको इनहेरिट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को। तो इनहेरिट करने के लिए हमें जो कीवर्ड हमें मिलता है टाइपस्क्रिप्ट या कह लो जावास्क्रिप्ट में, वो मिलता है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड की मदद से हम किसी को भी इनहेरिट कर सकते हैं। और देखो यहाँ, और हाँ, स्टूडेंट यानी जो चिल्ड्रन है, बाय द वे एक चीज़ और मैं बता दूँ टर्मिनोलॉजी, इस जो उसे इनहेरिट करता है उसे चिल्ड्रन भी कहते हैं, उसे सब क्लास भी कहते हैं। तो हाँ, दो टर्मिनोलॉजी है जो कहते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना शायद। और जो पेरेंट क्लास है उसे पेरेंट क्लास तो कहते हैं शायद, उसे सुपर क्लास भी कहते हैं। एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन, जहाँ तक कहते हैं। और हाँ, स्टूडेंट के पास अपना खुद का कौन कंस्ट्रक्टर है, और पहले आर्गुमेंट स्कूल का नाम, स्कूल का लोकेशन, फिर स्टूडेंट का नाम, नेम, एज जो भी है वो ले रहा है, ठीक। अब यहाँ पे तुम एक चीज़, नई चीज़ नोटिस करोगे, ये सुपर है यहाँ पे। अब ये सुपर क्या भला है? तो देखो ये भला जानते हो क्या है? ये बस हमारा काम आसान करने के लिए। देखो जो हमारा ये क्लास जो है पेरेंट क्लास, उसके पास भी कंस्ट्रक्टर है। और तुम्हें पता होगा कि हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ता है जो हम क्लास का इंस्टेंस कर बनाते हैं। तो यहाँ भी समझो एक प्रकार से वही जो चीज़ है वो होती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। तो हम जब सुपर असाइन करते हैं, सुपर में जो पैरामीटर्स हमें इस कंस्ट्रक्टर को चाहिए होती है, वो सेम पैरामीटर्स हम इसे देते हैं यहाँ पे, ताकि ये इस कंस्ट्रक्टर को रन कर सके और जो भी इसके मेथड्स वगैरह को जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू वो मिल सके। क्योंकि अगर जब स्कूल ही नहीं होगा तो स्टूडेंट का आएगा। तो पहले हमें सुपर रन करा के स्कूल स्कूल की बिल्डिंग बनानी होगी, तब उसके स्टूडेंट्स देने होंगे। तो हाँ, ये कुछ उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। और हाँ, ये देखो, एक मैंने कहा बताया, एक इमेजिन करो कि जो हम ये काम कर रहे होते हैं तो अंदर द हुड ये काम हो रहा होता है। अब तुम इसके साथ फ्रेम फैमिलियर हो तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसका अपना एक गेट स्टूडेंट डिटेल नाम का मेथड है। तो अब देखोगे यहाँ पे हम ये करें। और एक चीज़ और, जब तुम इनहेरिट कर लेते हो पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में, तो जो भी इसके अंदर के पब्लिक और प्रोटेक्टेड वो होते हैं मेथड्स और वेरिएबल, उसका एक्सेस तुम्हें उसके सब क्लास में मिल जाएगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर हम इसमें कोई पब्लिक वो प्राइवेट बना दें, तो प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट मेथड बना दें, तो उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ इस क्लास में रहेगा, इसके पास नहीं आएगा, ठीक। और यहीं पे अगर हम इसमें प्रोटेक्टेड बना दें, तो उसका एक्सेस यहाँ तो रहेगा और इसको भी मिलेगा, लेकिन जो बाहर हम उसका इंस्टेंस बनाएंगे तब नहीं मिलेगा। तो हाँ, ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसे ध्यान रखोगे तो एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। और अब देखो, जब तुमने स्टूडेंट में इनहेरिट कर लिया है सारे पेरेंट के सारी चीज़ों को, तो वहाँ यहाँ पे ही तुम जब इसका इंस्टेंस बनाओगे, तो तुम्हें पेरेंट के भी जो मेथड्स है वो मिल जाएंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड वाले। हाँ, प्रोटेक्टेड ही है, वो मिल जाएंगे। और स्टूडेंट के जो थे वो तो खैर मिलने हैं। तो ये जो चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ पूरा फात दिमाग लगा के मैंने कुछ 3 एग्जांपल्स और तैयार किए हैं, तो वो देख लेते हैं। ये जो कंडीशन है, इसमें इनहेरिटेंस करोगे जिसमें पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तब क्या होगा? तो अभी देखो यहाँ पे स्कूल है, हमने स्कूल का इंट्रो बना दिया, ठीक, लेकिन इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, तब क्या होगा? तब भी हमें सुपर डिफाइन ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें उसमें कुछ पास नहीं करना है इस केस में। बाकी जो चीज़ें थी वो वैसे ही रहेंगी। और एक चीज़ और, अगर तुम सुपर नहीं पास करोगे तो भाई साहब एरर आएगी, ठीक। तो तुम्हें जब भी इनहेरिट करोगे, तो मैं तुम्हें दिखा दूँ, तुम्हें सुपर पास करना ही करना पड़ेगा। सुपर नहीं पास करोगे तो भाई साहब एरर के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो एरर आएगी, ठीक। और ये हो गया। अब यहाँ पे चाइल्ड विदाउट कंस्ट्रक्टर। अब देखो, चाइल्ड के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें हमें फिर भी। अब जब न्यू करोगे तब जानते हो क्या होगा? न्यू करने पे जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है वो रन हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन के पास तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर न्यू पे रन हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर दोनों के पास ही कंस्ट्रक्टर नहीं है, इनहेरिटेंस बोथ विदाउट कंस्ट्रक्टर,
तो कोई बात नहीं, कोई सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल होता है, ऐसे ही करना होता है, समझे? तो सेम चीज़ है। अब आते हैं मेथड ओवर राइडिंग पे। ठीक। अब मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है? तो देखो मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है, ये देखो जी, मान लो हमारे पास एक स्कूल है। ठीक। स्कूल के पास एक मेथड है जिसमें गेट डिटेल्स है। ठीक। स्कूल का एक मेथड है, नाम उसका है गेट डिटेल्स। ठीक। जो क्या करता है, स्कूल की डिटेल्स देता है, और स्टूडेंट में हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक। अब उसका कंस्ट्रक्टर वगैरह है वो चल रहा है, और स्टूडेंट के पास भी सेम मेथड है, गेट डिटेल्स। तब इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम गेट डिटेल्स रन करेंगे तो इस कंडीशन में होगा ये कि जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर देगा, और यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो वो मेथड रन करेगा इसका। ठीक। चिल्ड्रन का, ना कि पेरेंट का। तो जब तुम इसको रन करोगे तो तुम्हें कंसोल मिलेगा ये स्टूडेंट वाला, ना कि कंसोल मिलेगा तुम्हें पेरेंट वाला। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवर राइडिंग। अब इसी में कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग मुझे नहीं पता कब कहाँ किसको ये ज़रूरत पड़ेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका यूज केस अभी तक तो मुझे नहीं मिला, बाकी तुम अपना देख सकते हो। और एक चीज़, एक प्रॉब्लम जानते हो क्या है मेथड ओवर राइडिंग का? देखो जावा स्क्रिप्ट में ना ज़्यादातर देखो मेथड ओवरराइडिंग पहले देखो टाइप्स से होते हैं। ठीक। और जो जावा स्क्रिप्ट में उसमें नेटिव कोई टाइप्स का सपोर्ट नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो तुम्हें ऐसी टाइप्स प्रोवाइड करता है, मतलब वो टाइप सेफ्टी का लेयर प्रोवाइड करता है, जो कि जावा स्क्रिप्ट में नहीं है। तो जिसी वजह से मुझे लगता है ये एक जुगाड़ जैसा सिंटेक्स मुझे लगता है। अब देखो ना पहले यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले चीज़ तो तुम एक गेट गेट डिटेल की कुछ समझो कि एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, इसे ऐसा एब्स्ट्रैक्ट समझ सकते हो। ये सिंटैक्स है, टाइप स्क्रिप्ट में मेथड ओवरलोडिंग डिफाइन करेगा, जिसमें पहली चीज़ तो जो पैरामीटर है कुछ नहीं डालोगे तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और पैरामीटर में दो अगर टाइप है, अगर फॉर्मेट शॉर्ट डालोगे तो भी स्ट्रिंग कुछ है, और फॉर्मेट लॉन्ग डालोगे तो भी स्ट्रिंग कुछ है। लेकिन ये तो समझो बस एक वो समझो ना कि एक ब्लू प्रिंट है, असल में इसका कोई लेना देना नहीं है। जब तुम मेथड बनाओगे तब उसमें यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हो, अगर तुम कुछ पास नहीं करते हो तो ये वाला चीज़ हो गया, शॉर्ट पास करते हो तो ये वाला हो गया, लॉन्ग पास करते हो तो ये वाला हो गया, और ये वाला वो वाला फिजिक्स वाला हो गया। समझे? और रिटर्न क्या करना है, वही चीज़ है, स्ट्रिंग करना है। अभी देखो ना वही एल्स इफ कंडीशन लगा के किया गया। लेकिन जब तुम जाओगे सी प्लस 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 में तो वहाँ पे तुम डायरेक्ट मेथड ऐसे डिफाइन कर सकते हो वैल्यूज के साथ, और वो चलेंगे मेथड ओवरलोडिंग में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइप जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई नेटिव सपोर्ट नहीं है, और जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट में ही एट द एंड ऑफ द डे कंपाइल होगा, तो ये बस उसी के लिए है। तो मेरा मानना है कि ये क्यों ही करेगा कोई यार, बताओ इतना मेहनत कोई क्यों करने जाएगा जब ऐसे काम हो ही जा रहा है। पर मैंने कवर कर दिया, मुझे लगा कि कवर करना चाहिए तो कर दिया मैंने मेथड ओवरलोडिंग। ठीक। तो बाकी जब सेम चीज़ है, स्टूडेंट इन्फो मिलेगा फैजान और फलाना टाइम का, तो ये तुम देख सकते हो इस कंडीशन की मदद से। तो इसे अभी मैं रन नहीं करने जा रहा। अब यहाँ पे कुछ कंपोजिशन आ गया। अब कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन भी देखो, ये इनहेरिटेंस जैसा है पर इनहेरिटेंस से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, चलो देखा जाए। अभी देखो यहाँ पे एक बुक है। ठीक। तो एक क्लास है, बुक है। अब बुक का भाई जाहिर सी बात है, बुक का कोई टाइटल होगा तो बुक का टाइटल है और ऑथर है। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तुम चाहो तो शॉर्ट हैंड कर लेना, कोड तो तुम्हारे पास रहेगा ही। और हाँ, हम बुक का इन्फॉर्मेशन जो है उसे गेट कर सकते हैं। तो ये बुक का इन्फो गेट कर रहा है, और फिर एक स्टूडेंट है, समझ लो कि स्टूडेंट के पास वो बुक है। और मतलब समझो यहाँ पे इना हैज़ अ रिलेशनशिप है, हम ये सब बाद में देखेंगे। हाँ, लेकिन समझ लो कि ये हैज़ अ रिलेशनशिप है, तुम देख सकते हो। अभी तक हमने जो देखा इनहेरिटेंस में, असल में जब हम इनहेरिट करते हैं तो इन आर रिलेशनशिप होता है, और जब हम ये सारी चीज़ें कंपोजिशन करते हैं तो हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हो ना, स्टूडेंट हैज़ अ बुक, है नहीं, मतलब हो रहा है ना। और उसे समझ सकते हो स्टूडेंट इन अ स्कूल, वो इनहेरिटेंस हो गया। तो इसे इस तरह से तुम समझ सकते हो, और असल में ऐसा समझना पड़ता है क्योंकि यूएमएल डायग्राम में यही काम आता है। और यहाँ पे आ सकते हो रोल, नेम है, रोल नंबर है, और बुक। अब मैंने तुमसे पहले क्या बताया था कि जो तुम क्लास का नाम है टाइपस्क्रिप्ट में डायरेक्ट उसे एज ए टाइप पास कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। तो ये कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसमें डेप्थ में घुसने की कोशिश करोगे, ये डेप्थ ही है, समझे? तो हाँ, ये बुक है, और ये
एरे, उसका एरे से मतलब ये है कि हाँ इसे बुक्स के एरे देंगे कि भाई एक स्टूडेंट के पास तो कई सारे बुक होंगे ना। हमारे पास तो हमारे पीठ पे इतने बुक लाद दिए जाते थे कि टेढ़े होकर चलने पड़ते थे। तो हाँ इसके पास भी कई सारे बुक्स हैं, सेम चीज़। ठीक, सेम चीज़। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर जब हम डिफाइन कर रहे हैं तब हम यहाँ पे कोई बुक्स दे नहीं रहे, बस शुरू में रख सकते हैं। और तुम चाहो तो कंस्ट्रक्टर में भी ये चीज़ ले सकते हो, तुम्हारा मन है लेना चाहो ले लो, समझे। कंस्ट्रक्टर में ले सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर जब यानी जब तुम न्यू के साथ इंस्टेंस डिफाइन करोगे तब उसमें तुम्हें न्यू कीवर्ड के साथ बुक को पास करना पड़ेगा। ठीक, तो वो करना पड़ेगा, अब मैं नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे पहले तो समझ लो कि अभी एडमिशन कराया नहीं है, उसके पास कोई बुक नहीं, जब एडमिशन कराएगा तो बुक मिल जाएगा। और फिर ऐड बुक है, अब एडमिशन हो चुका है तो बुक अब ड्यूस है, तो हम बुक ऐड कर रहे हैं। अब बुक का क्या है, वो सिंगल बुक लेगा, अब एक बार में एक ही बुक लेगा, तो सारे थोड़ी डाल देंगे। तो कुछ उसी तरह से है। ठीक, हाँ यहाँ पे हम बुक को पुश कर रहे हैं और फिर गेट देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि उसके पास क्या क्या है और बुक की लिस्ट क्या है। अब यहाँ पे देखो हम दो बुक डाल रहे हैं, एक बुक का इंस्टेंस हमने बनाया मैथमेटिक्स आर डी शर्मा, और दूसरे बुक का इंस्टेंस बनाया फिजिक्स एस सी वर्मा। ये आईआईटी का तैयारी कर रहा है ये स्टूडेंट, समझे, इसीलिए बड़ी खतरनाक खतरनाक बुक हैं इसके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस बना रहे हैं और बुक दे दे रहे हैं। बुक हम डायरेक्ट क्या ऐड करें, पूरा का पूरा इस जगह ऑब्जेक्ट ही हम इसको दे दे रहे हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट ही पूरा पूरा ले रहा है और यही कंपोजिशन कहलाता है। और बाई चांस तुमने इसे कंस्ट्रक्टर में दिया होता तो क्या करते, एरे बनाते और उस एरे में ये दो चीज़ ऐसे डाल देते। अगर कंस्ट्रक्टर में ही तुम पास कर रहे होते तो ऐसे करते, और जब लॉग करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी, और भला लॉग ही क्यों करना है, हो चुका है। अब हम आते हैं अब्स्ट्रैक्ट पे। ठीक, तो अब्स्ट्रैक्शन में हमने तुम्हें अगर याद होगा हमने पहली जो पार्ट 1 थी उसमें ये डिस्कस किया था, इंटरफेस की मदद से, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। इंटरफेस की मदद से हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं, जो भी उसे इम्प्लीमेंट करेगा उसके अंदर जो भी मेथड टाइप स्ट्रक्चर होगा वो उसे बनाना पड़ेगा। ये हमने डिफ़ाइन किया था, और मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि हम इसे एब्स्ट्रैक्ट की मदद से भी कर सकते हैं और एडवांस तरीके से। तो अब बस वहीं पे हैं हम। तो ये हम आ गए एब्स्ट्रैक्ट की मदद से। तो जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करना होता है ना, तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करने पे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है, फिर उसका हम नाम दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी दे सकते हैं। और फिर एब्स्ट्रैक्ट, हाँ ये देखना यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो सिर्फ यहाँ मेथड का ब्लूप्रिंट है, हमने मेथड की बॉडी नहीं दी है। ठीक, तो ये याद देखो यहाँ पे हमने इसकी बॉडी नहीं दी है, और इसकी बॉडी हम देंगे जो इसे इनहेरिट करेगा। और यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस मेथड है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा, जब तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे तो इसको तुम न्यू कीवर्ड के साथ या फिर किसी भी तरीके से तुम इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, मतलब इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें इसके मेथड्स या फिर इसके ब्लूप्रिंट्स का यूज करना है तो तुम्हें इसको किसी न किसी चीज़ में इनहेरिट करना पड़ेगा। तो अगर देखो, तो वही हम कर रहे हैं। अगर पर्सन है तो पर्सन समझ लो स्टूडेंट भी हो सकता है ना, तो समझ लो जो स्टूडेंट है वो उस पर्सन की पर्सनालिटी को इनहेरिट कर रहा है। तो जब वो इनहेरिट करेगा तो कंस्ट्रक्टर रन करेगा, कंस्ट्रक्टर में भाई को सुपर वगैरह तो पास करना पड़ता है। तो सेम चीज़ है, पास किया गया और गेट रोल किया। और क्यों गेट रोल किया, हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है तो इसको भाई ये गेट रोल डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा। तो इसने गेट रोल डिफ़ाइन कर दिया, और फिर हम आगे टीचर्स का भी एक बना रहे हैं और टीचर्स में भी रोल डिफ़ाइन करें। तो जब हम यहाँ पे रोल रन करेंगे, देखो S1 टीचर 1 और ST1, तब देखो यहाँ पे होगा ये कि जब हम गेट रोल रन करेंगे S1 के लिए तब यहाँ पे स्टूडेंट का रोल आएगा, और जब हम टीचर वाले इंस्टेंस से गेट रोल रन करेंगे तो हमें टीचर का आएगा। और असल में यही जो है पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है असल में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल बिहेवियर्स। तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे हमने सिर्फ एक ही इंटरफेस बनाया था एब्स्ट्रैक्ट की मदद से, समझो कि पूरा समझो कि एब्स्ट्रैक्ट की मदद से एक ही इंटरफेस बनाया था, लेकिन हम गेट रोल की मदद से उसमें से उससे मल्टीपल बिहेवियर्स परफॉर्म करवा पा रहे हैं। तो असल में इसी जो यही जो टेक्निक है, हमने जो कोड है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म में भी एक ऐसा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, तो खुद देख लेना, मैं समझाने वाला नहीं हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मेरी कुछ थ्योरी रह रही थी, मैं अब मेरे ख्याल से ये सही टाइम आए उसको कवर करने का, क्योंकि अब तुम क्लास के बारे में सब कुछ जान चुके हो। तो इनकैप्सुलेशन, देखो इनकैप्सुलेशन का मतलब डेटा हैंडलिंग होता है। ठीक, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को सेव रखो और सिर्फ नेसेसरी मेथड के थ्रू एक्सेस दो। ठीक, मतलब आप क्लास के अंदर के प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना सकते हो और उन्हें एक्सेस करने के लिए मेथड्स पब्लिक कर सकते हो, जिसमें हम गेटर और सेटर बना सकते हो। तो हम देखो ये चीज़ पहले देख चुके हैं
हम इंट्रो में भी तुम देख सकते हो हम गेटर्स और सेटर्स बना रखे थे एक प्राइवेट चीज़ को मतलब गेट करने के लिए। तो यहाँ पे गेटर और सेटर है, और सेम चीज़ हमको शॉर्टकट्स के साथ देख रहे थे गेटर और सेटर। तो यही इनकैप्सुलेशन असल में कहलाता है। ठीक, तो हम मतलब हाइड कर लेते हैं चीज़ें, क्लास की जो कुछ चीज़ें वो हाइड हो गई, उसे एक्सेस करना है तो उसके कुछ गेटर सेटर मेथड होंगे, उसे एक्सेस कर लेना। ये होता है पॉली मतलब इनकैप्सुलेशन। मतलब यूँ समझो कि एक कैप्सूल के अंदर तुमने मतलब जो मेडिसिन वाली कैप्सूल हो, कैप्सूल के अंदर तुमने दवाई तो दे डाल दी है। अब क्या करना है तुम्हें, बस दवाई खा लो, तुम्हें मिल गया, उसकी जो भी चीज़ें मिलनी थी मिल गई, तुम्हें क्या मतलब उससे। तो यूँ समझो कि वो दवाई दवाई जो कैप्सूल था उसके अंदर दवाई का गेटर है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। अब पता नहीं एग्जाम्पल किसी काम का है कि नहीं तुम्हारे, लेकिन बस दिमाग में आया तो दे दिया। और देखो अब्स्ट्रैक्शन, देखो सिंप्लीफिक अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ नेसेसरी डिटेल दिखाना, और इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, मतलब सिर्फ क्या करना है दिखाओ बाकी छुपा लो। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो हमने ये क्लास का पूरा ब्लूप्रिंट तो बना दिया है, लेकिन जब हम उसका मेथड यूज कर रहे हैं जैसे कि हम गेट डिटेल्स कर रहे हैं और ऐड स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर सेटर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं, देखो इतना भयंकर चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, जिसे समझ लो कि तुम्हारे पास इन्वर्टर है, जाके उसका बटन दबा दिए चालू हो गया, फिर जाके उसका बटन दबा दिए तो बंद हो गया। तो यूँ समझो कि हम इसका एक इंस्टेंस बना ले रहे हैं, मतलब इन्वर्टर खरीद के ला के अपने घर पे लगा लिए, अब बस हम उसके बटन्स दबा रहे हैं। तो ये वैसे ही समझो। अब वो अंडर द हुड काम कैसे कर रही है, वो क्या क्या कंडीशन रन कर रही है, क्या क्या एपीआई कॉल कर रही है, क्या मतलब यार उससे, उससे कोई मतलब नहीं। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही हैं, हम सिर्फ बटन दबा रहे हैं और बाकी इंटरनल जो काम होना है वो हो रहा है। तो यही है अब्स्ट्रैक्शन। ठीक, तो हम सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्शन देते हैं यूज़र को, या फिर डेवलपर जो उसको इनहेरिट करता है उसके इंस्टेंस वगैरह बनाता है। इनहेरिटेंस हम देख चुके हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म हम देख चुके हैं, मैं लेकिन एक बार इसे फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इन नए वाले एग्जांपल से आखिर मैं बनाया हूँ तो मेहनत किया हूँ तो देना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे हम शेप है, शेप में एक ड्रॉ बना रहे हैं। ठीक, शेप, अब शेप तो भाई शेप में कुछ भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर फॉर्म, और फिर पता नहीं पैरेललोग्राम ले, पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ट्रेपेजियम, शायद ट्रेपेजियम भी कुछ होता है। अब्स्ट्रैक्ट ड्रॉ, हम एक ब्लूप्रिंट दे दिए। अब सर्कल इसे एक्सटेंड कर रहा है तो उसने ड्रॉ बनाया, तो क्या ड्रॉ करो भाई, ड्रॉ कर दो सर्कल। स्क्वायर ड्रॉ करो स्क्वायर, ट्रायंगल ड्रॉ करो ट्रायंगल। अब जब हम शेप ये पूरा लिए एक एरे में सबका इंस्टेंस बना के डाल दें, तो ये जो शेप है उसका एरे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सब शेप टाइप के ही है ना। तो हम शेप को मैप करा रहे हैं और जब प्रिंट करेंगे तो बारी बारी से हमें ये आउटपुट्स आ जाएंगे। तो मतलब देखना ना, मेथड एक है लेकिन उसके बिहेवियर अलग अलग है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही यही होता है। पॉली का मतलब सेम और मॉर का मतलब बिहेवियर, क्या कहते हैं यार, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, यही सारी चीज़ होती। तो हाँ, क्लास के जो सारी चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं, डेप्थ में भी चले गए हैं, और समझो कि ओवरव्यू भी ले लिए। तो एक हिसाब से इसे कह सकते हैं क्रैश कोर्स था उनके लिए जिन्हें ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट आती है। तो हाँ, हमने ओप्स से रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट में है, या फिर तुम समझो कि किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकते, वो सब कवर कर ली है। अगर कोई ऐसी कीवर्ड या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डेवलप की गई हो, तो देखो वो मुझे नहीं आता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में जो भी था वो मैंने कवर कर दिया है। तो अगर तुम और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बंदे हो जो इसे देख रहे हो, तो तुम चाहो तो अपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे डन हूँ। तो ठीक है, बाय। अब रात के 12 बज गए हैं, अब मुझे भी सोना है। ठीक, तो मैं भी चलूँ यार, सो जाऊँ।